Hi guys, very good evening to you all. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं अबाउट करंट लीगल नॉलेज. सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बिकॉज अब लेस देन 80 डेज आर लेफ्ट एंड अब हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तो जितने भी अपन टॉपिक्स डिस्कस करें, राइट, उसमें टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्लस उसमें जो टर्म्स है उनको समझने की कोशिश करना है. जरूरी नहीं कि जो न्यूज हमें दिखाई जा रही है, जो न्यूज आ रही है, वहीं से पैसेज बनेगा. हो सकता है न्यूज थोड़ा बहुत पूछा जाए, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो. राइट, तो ऐसा हो सकता है कि कोई स्टैटिक लॉ का टॉपिक हो, बट वो डायरेक्टली पूछ लिया जाए. क्यों? क्योंकि सर एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है एंड उसी से रिलेटेड वहां पर स्टार्टिंग टॉपिक पूछ लिया गया, तो इसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है. राइट, तो जितना न्यूज आ रहा है वो तो है ही, बट हमें टॉपिक्स जो है उस हिसाब से चलना है एंड वहां के पैसेजेस भी अटेम्प्ट करने हैं. राइट, कहीं ना कहीं तुम्हें फॉर ऑल द एलिटियंस तुम्हें वो पैसेजेस मिलेंगे मॉक्स में. राइट, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हो. तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना समझाया जा रहा है, वो तो एक चीज है, प्लस एक दो आर्टिकल रीडिंग की जा सकती है. जैसे हम इंग्लिश और लॉजिक में करते हैं, वैसे ही हम थोड़ा सा लीगल में भी कर सकते हैं. तो इस बार के टॉपिक्स क्या है? पहला, बहुत ही ज्यादा न्यूज में था, वक्फ अमेंडमेंट, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024. इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. वक्फ बोर्ड क्या होता है एंड क्या चेंजेस आए हैं. राइट, कुछ बेसिक टर्म्स जो तुम्हें पता होना चाहिए ताकि अगर कभी पैसेज आए इसमें तो फंसो नहीं. राइट, next is Assam Assembly has passed. There have been few changes in the Muslim marriages. Right, तो मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है उसमें थोड़े से उन्होंने चेंजेस किए. क्या चेंजेस हैं, क्यों चेंजेस किए हैं, उस पर डिस्कशन होगा. हिमाचल प्रदेश ने जो मैरिज की एज होती है वो इंक्रीज कर दिया है. राइट, वो 18 से अब हो गई है 21. राइट नाउ, एंड ये स्पेसिफिकली वुमेन के लिए हुआ है. नेक्स्ट टॉपिक इज बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन. कौन से केस से रेलिवेंट है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से रेलेवेंस है. राइट, क्योंकि हो सकता है ये तो सिर्फ एक लाइन है, बट यहाँ पे पैसेज कैसे बनेगा. हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21 वहां से बन जाए, आर्टिकल 22 से बन जाए, सीआरपीसी के कोई सेक्शन से बन जाए जहां पर बेल के बारे में बात की गई है, एंटिसिपेटरी बेल के बारे में बात की गई है. राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेडमार्क स्टैटिक लॉ का टॉपिक है, लेकिन रिसेंट में न्यूज में आ रहा है बार बार. ठीक है, तो हमें उसके हिसाब से भी चलना होगा और स्टैटिक टॉपिक्स का भी रिवीजन करना होगा जो रिसेंटली न्यूज में चल रहा है. बिकॉज पिछले एक दो साल के पैटर्न से समझ में आए कि भले आएगा वो सीएल के, आएगा वो करंट लीगल नॉलेज, लेकिन उसका कोई ना कोई रेलिवेंस, या बोल सकते कि आएगा एक स्टैटिक लॉ का टॉपिक, लेकिन उसका रेलिवेंस करंट लीगल अफेयर से होगा. वो पिछले 3 महीने, 5 महीने, 8 महीने में कहीं ना कहीं न्यूज में आया होगा. राइट, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा. एंड डेफिनेटली बिल्स भी आए थे लास्ट ईयर. राइट, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक. द फर्स्ट टॉपिक इज वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल. अब थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं कि वक्फ क्या होता है और क्या क्या टर्म्स है इसमें. राइट, तो जैसे कि हमने बहुत बार देखा होगा, जैसे हिंदूज में होता है कि बहुत सारे मंदिर हैं, मंदिर में ट्रस्ट बने होते हैं एंड ट्रस्टीज जो है वो उस पर्टिकुलर ट्रस्ट को चलाते हैं. वैसे ही मुस्लिम्स में क्या होता है या मुस्लिम लॉ में क्या होता है, यहाँ पर वक्फ होता है. राइट, तो जो वक्फ होता है वो एक तरह से मैनेज करता है, वक्फ बोर्ड जो होता है वो एक तरह से मैनेज करता है फिर यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं. अब वक्फ का लिटरल मीनिंग क्या है? ये एक अरबी वर्ड है. राइट, इसका मतलब है इन द नेम ऑफ गॉड या इन द नेम ऑफ अल्लाह या खुदा के नाम पे. ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, यू डोनेट योर प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है. राइट, वो डोनेट किया जाता है. अब इसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाते हैं. हिस्ट्री थोड़ी पुरानी रही है, जैसे कि समझ में आता है. दिल्ली सल्तनत से ये स्टार्ट हुआ था. तो दिल्ली सल्तनत करके कुछ था, एक सल्तनत थी, डायनेस्टी थी, वहां से वक्फ का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था. बट हमें पता है कि उसके बाद ब्रिटिशर्स आए. जब ब्रिटिशर्स आए तो वहां पर एक चेंज आया. तो जब एक प्रिवी काउंसिल था, प्रिवी काउंसिल काइंड ऑफ अ कोर्ट, वहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो वक्फ है ये इलीगल होगा, उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया. बट लेटर ऑन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट बनी इंडिया में, तो वहां पर फिर उन्होंने चेंज किया और इसको लीगल बनाया. राइट, एंड इस पे एक कानून भी लेकर आए. राइट, तो ये सारी चीजें वक्फ में से रिलेटेड अभी तक हुई है. एंड डेफिनेटली आफ्टर इंडिपेंडेंस यहां पर अगेन एक एक्ट आया, प्रॉपर एक्ट इन द ईयर 1954. राइट, अब जो टर्म्स आपको दिख रहे होंगे, एक होता है वाकिफ एंड एक है मुतवल्ली. राइट, वाकिफ कौन होता है?
सो द पर्सन हु डोनेट्स द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी भली मूवेबल हो या इमूवेबल हो, जो प्रॉपर्टी अपनी डोनेट कर रहा होता है उसको बोला जाता है वाकिफ, राइट। एंड मुतवली इज अ पर्सन जो मैनेज कर रहा होता है वो प्रॉपर्टी, राइट। तो जैसे हमारे यहाँ ट्रस्टीज होता है, हिंदूज में ट्रस्टीज होता है कोई पर्टिकुलर ट्रस्ट के, वैसे ही यहाँ पर मुतवली इज द पर्सन हु मैनेजेस द प्रॉपर्टी। एंड जो इंसान यहाँ पर डोनेट कर रहा है प्रॉपर्टी उसको बोला जाता है वाकिफ, राइट। तो कंपेरिजन विद हिंदू लॉ इट्स मोर और लेस द सेम, कि जैसे ट्रस्टीज होता है, ट्रस्ट होता है, बहुत फेमस मंदिर के हमें पता होगा ट्रस्टीज एंड ट्रस्ट, वैसे ही यहाँ पर वक्फ होता है। अब क्या चेंजेस आया है, क्या क्या चीजें हैं, उन सारी चीजों को समझते हैं। तो व्हाट आर द वक्फ बोर्ड, राइट। तो नंबर वन, दे आर द लीगल बॉडीज दैट मैनेज वक्फ प्रॉपर्टीज। क्योंकि अब अच्छा एक फैक्ट और, जो इंडिया में लैंड है, राइट, उसमें थर्ड नंबर पे आता है वक्फ। तो सबसे ज्यादा लैंड जो है, सबसे ज्यादा रियल एस्टेट बोल सकते हैं या लैंड बोल सकते हैं, वो है डिफेंस के पास, राइट। उसके बाद आता है रेलवेज के पास, एंड थर्ड नंबर पे जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली लैंड बहुत ज्यादा है, तो उसको गवर्न भी करना पड़ेगा, राइट, कि इतनी सारी जो प्रॉपर्टी है उसको मैनेज कौन करेगा, राइट। तो वक्फ बोर्ड ये काम करते हैं, राइट। अब यहाँ पर मेंबर्स हैं, कुछ नॉमिनेटेड हैं एंड कुछ कस्टोडियंस हैं, जो बेसिकली ये देख रहे होते हैं कि क्या प्रॉपर्टी सही तरीके से यूज हो रही है, कहाँ हो रही है। एंड वक्फ का एक इंटेंशन होता है कि पब्लिक गुड के लिए होना चाहिए, राइट। तो लेट से कोई प्रॉपर्टी दी गई है, वहां पर हो सकता है कब्रिस्तान बने, राइट, कुछ भी बन सकता है फॉर द पब्लिक गुड, ये एम होता है। तो यहाँ पर हमें एम समझना बहुत जरूरी है। जो आपको नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है दैट इज द सेंट्रल वक्फ काउंसिल, राइट। अब जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, ये एक्ट के थ्रू लेकर आए थे, एंड उसको बनाने का पर्पस ये है कि ये जो बॉडी है, ये सारे वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करती है, सुपरवाइज करती है, कि कहीं कोई रूल्स ब्रेक तो नहीं हो रहे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये यहाँ पर बेसिकली ये भी बताते हैं फिर कि मैनेज कैसे की जाए प्रॉपर्टीज, और जितने भी रूल्स हैं 1954 एक्ट के, क्या वो कंप्लीटली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, कहीं उनका कोई ब्रीच तो नहीं है। ये काम है CWC का, राइट। अब यहाँ पे देखो जैसे दिया गया, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, लैंड, बिल्डिंग, कोई भी चीज यहाँ पर डोनेट की जा सकती है। एंड यहाँ पर एक बार जब आपने डोनेट कर दी, फिर वो प्रॉपर्टी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि माना जाता है कि आपने खुदा के नाम पर ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दी है, तो इसको रिटर्न नहीं किया जाता है। यहाँ पर एक वक्फ डीड बनती है, वक्फ नामा बोलते हैं इसको, राइट, जो बनाया जाता है जिसके थ्रू आप ये प्रॉपर्टी देते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अब क्या चेंजेस है, राइट। तो बहुत सारे चीजें थी जो जहां पर लगा कि यस देयर शुड नीड्स टू बी मोर चेंजेस। ये भी बोला गया कि देयर शुड बी मोर विमेन रिप्रेजेंटेशन, राइट, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होना चाहिए। ये सारी बातें बोली गई, ये सारे आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अगेन ऑपोजिशन का कोई स्टैंड है, गवर्नमेंट का कोई स्टैंड है जो ये बिल ला रहे हैं, एंड सब कुछ ने सबने अपना अपना यहाँ पर बोला है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका यूज क्या है वक्फ बोर्ड का, एंड क्या क्या चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है। एंड ध्यान रहे ये भी बिल है, सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर बिल से इसको एक्ट बनना है तो प्रोसीजर क्या होगा, राइट। नाउ द वेरी फर्स्ट चेंज जो कि प्रपोज किया गया दैट इज मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में यहाँ पर रजिस्टर की जाए प्रॉपर्टी, एंड उसका इवैल्यूएशन हो, सो दैट ये पता चले कि किसकी प्रॉपर्टी कहां पर कितनी है। ऐसा नहीं हो कि रैंडमली हम ये क्लेम करें कि ये प्रॉपर्टी हमारी है और वो मान लिया जाए। तो इट वुड बी बेटर कि अगर एक जगह रजिस्टर हो जाए तो इट विल बी मच मोर इजियर टू क्वांटिफाई कि कौन सी प्रॉपर्टी कहां पर है और कितनी है, राइट, वो इजी हो जाएगा। नाउ दिस हैज बीन एक्सक्लूजन ऑफ दे हैव बीन एक्सक्लूजन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, राइट, कि कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो कि कभी वक्फ डिक्लेयर कर दी गई थी या क्लासिफाई कर दी गई थी, राइट, इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा वक्फ प्रॉपर्टी, एंड वो गवर्नमेंट को वापस बेसिकली कर दी जाएगी। तो इसमें एक्सक्लूड किया जा रहा है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, राइट। नेक्स्ट इज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उनको अथॉरिटी दी गई है। तो पहले क्या होता था, देयर वाज अ रिटर्न या बोल सकते हैं रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। तो अगर वक्फ बोर्ड ने बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो माना जाएगा कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, एंड द पर्सन, फॉर एग्जाम्पल अगर वो प्रॉपर्टी मेरी है, तो मुझे इसके अगेंस्ट प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, वक्फ बोर्ड की नहीं है। जनरली ऐसा नहीं होता, ये इसलिए इसको बोल रहे हैं रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, राइट। अब यहां पर क्या किया गया है,
पावर दी गई है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, राइट। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनका फाइनल से होगा ये बताने में कि क्या प्रॉपर्टी वक्फ की है या गवर्नमेंट लैंड है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर होगी, राइट। एंड यस, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी टाइम है, जैसे पहले आई थिंक 30 days वॉज द टाइम पीरियड विच वॉज गिवन, जिसमें आप यहाँ पर अगर आपको कोई इशू है या आपकी प्रॉपर्टी ले ली गई है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। बट अब यहाँ पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो इम्प्रूव कर दिया गया है। एंड अगर यहाँ पर कोई डिसएग्रीमेंट है विद द वक्फ बोर्ड के डिसीजन का, तो अब लोग यहाँ पर हाई कोर्ट जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, राइट, जो कि पहले नहीं था। तो एक ये रेमेडी है जो कि दी गई है सो दैट ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी में कब्जा होने लगे, जो कि गलत होगा। एंड जनरली ऐसा होता भी नहीं है, बट वहां पर एक रेजोल्यूशन देने की कोशिश की गई है। एंड अगर अब किसी को कोई इशू है तो वहां पर हाईकोर्ट जा सकता है अगर इफ और शी इज डिसअग्रीड विद द डिसीजन विच हैज बीन गिवन बाय द वक्फ बोर्ड। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज देयर हैज टू बी ओरल डिक्लेरेशन। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या बोला गया है, पहले ओरल डिक्लेरेशन होता था, राइट। प्रॉपर्टीज कैन नो लॉन्गर बी डिक्लेयर्ड एज वर्क बेस्ड ओनली ऑन समवन्स स्पोकन वर्ड्स। जरूरी है यहां पर कि रिटर्न प्रूफ भी हो। ऐसा नहीं हो कि मैंने बोल दिया कि यार ये मेरी प्रॉपर्टी है और मान ली गई कि मेरी प्रॉपर्टी है, उसका कोई ना कोई रिटर्न प्रूफ होता है, राइट। जैसे जनरली जनरली हम यही देखते हैं होता है कि अगर मैं बोलूंगा मेरी प्रॉपर्टी है कोई मानेगा नहीं, बट मुझे प्रूफ देना होगा कि यार ये पर्टिकुलर चीज है, ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा है कि यहां से यहां तक की प्रॉपर्टी, जैसे एमपी में उसको खसरा बोला जाता है, खसरा टर्म यूज किया जाता है, राइट। तो मैं दिखाऊंगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, प्रूफ हो जाएगा कि मेरी प्रॉपर्टी है, राइट। वैसे यहाँ पे बोला गया कि ओरल डिक्लेरेशन जो है वो अब नहीं होंगे एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि वहां पर रिटर्न डिक्लेरेशन हो। नेक्स्ट इज वैलिडिटी ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, राइट। यहां पर क्या बोला गया कि इफ अ प्रॉपर्टी डजंट हैव अ वक्फ वैलिड रिटर्न वक्फ डीड, जब बोल सकते हैं उसको वक्फनामा, जो अपन ने अभी डिस्कस भी किया, राइट, देन इन दैट केस क्या होगा कि इसको डिस्प्यूटेड मान लिया जाएगा एंड इट विल नॉट बी यूज्ड अनटिल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने यहां पर डिसीजन दिया हो। तो जैसे अपन ने अभी बात की कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो अथॉरिटी है उसको बढ़ा दिया गया है एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल हैव द फाइनल से। तो अगर कोई वक्फ डीड में नहीं है, जनरली ये किया जाता है कि वक्फ डीड या वक्फनामा यूज किया जाता है एंड देन प्रॉपर्टी डोनेट की जाती है। बट अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पे जिससे रिलेटेड वक्फ डीड नहीं है या वक्फनामा नहीं है, देन इन दैट केस उसको कंसिडर किया जाएगा कि एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है और जब तक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का डिसीजन नहीं आएगा इससे रिलेटेड, तब तक उसका यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट्स, अब इसमें क्या बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि वो ऑडिट कर सकते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी थ्रू द अपॉइंटेड ऑडिटर्स। तो बेसिकली यहां पर चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश की गई है, राइट, कि ऐसा ना हो कि रैंडमली प्रॉपर्टी ली जा रही हो और अगर हमें ऑडिट करना है, अगर हमें चेक करना है, तो यहां पर चेक करने की अथॉरिटी होनी चाहिए एंड इट शुड बी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड डेफिनेटली ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, दैट इज विमेन रिप्रेजेंटेशन, राइट, कि अभी यहां पर विमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो यहां पर एम है कि इंक्रीज किया जाए विमेन रिप्रेजेंटेशन, राइट, सीडब्ल्यूसी में एंड स्टेट बोर्ड्स में भी, राइट, सो दैट विमेन आल्सो गेट टू हैव देयर से इन द काउंसिल। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, वक्फ बोर्ड क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, बेसिकली वाकिफ, मुतवली एंड वक्फनामा, ये चीजें चीजें क्या होती हैं, वक्फ बोर्ड का काम क्या है, चेंजेस क्या क्या किए गए हैं, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो अगर हमें समझ में आ गया हमारा काम बन जाएगा, राइट। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज आसाम हैज अबॉलिश द मुस्लिम मैरिज एक्ट एंड इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब चेंजेस क्या क्या है उसको समझते हैं। तो देखो पहले समझते हैं चेंज आया क्यों। तो बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे, मेनली सेक्शन 8 और सेक्शन 10, जहां पर माइनर्स की बात की गई थी कि माइनर्स की भी शादी करवाई जा सकती है एंड चूंकि वो माइनर है तो उनके बेसिस पर उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, ये उनके बेसिकली जो गार्जियन होंगे, वो उनके बिहाफ पे यहाँ पर शादी करवा सकते हैं, राइट। तो ये सारी पावर दी गई थी। सेक्शन 8 और 10 में बहुत गड़बड़ थी ऐसा बोला गया एंड उसको चेंज करने के लिए एक नया एक्ट आया। तो इसके सपोर्ट में क्या है, इसके अगेंस्ट क्या है, वो सारी चीजें, बैकग्राउंड क्या है इसका एंड क्या चेंजेस करने की कोशिश की गई है, उन सारी चीजों को समझेंगे। अब जो पुराना एक्ट था, आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 का, मतलब पुराना एक्ट है, राइट, बिफोर इंडिपेंडेंस एक्ट है, उसमें कुछ हार्मफुल प्रैक्टिसेस थी। हार्मफुल प्रैक्टिसेस इन चाइल्ड मैरिज,
लैक ऑफ कंसेंट, तो अगर कंसेंशुअल शादी नहीं भी हो तो भी वो वैलिड मानी जाएगी, ऐसा प्रोविजन था। दोनों पार्टीज की कंसेंट होना जरूरी है। तो जनरली अपन क्या देखते हैं कि अगर शादी हो रही है, राइट, देन दैट केस इट इज इंपॉर्टेंट कि दोनों पार्टीज की कंसेंट हो। पहले वाले एक्ट में वो नहीं भी हो तो भी चल जाएगा। एंड पॉलीगैमी, इन सारी चीजों के बारे में बोला गया था, राइट। तो लैक ऑफ कंसेंट थी, म्यूचुअल कंसेंट थी वहां पर। इन चीज को चेंज करने की कोशिश की गई है, राइट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कैंसिल, रिपील दिस आउटडेटेड लॉ, बिकॉज कुछ प्रैक्टिसेस है जो चेंज होनी चाहिए समय के साथ, एंड इसीलिए यहाँ पर इस एक्ट को कैंसिल या रिपील बेसिकली किया गया है, राइट। एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहले इसमें जो रोल था वो काजीज का बहुत ज्यादा था, राइट। तो बेसिकली दे वर कंसिडर्ड एज पब्लिक सर्वेंट की तरह उनको माना जाता था। एंड वही यहाँ पर प्रॉपर पूरा प्रोसेस करवाते थे, रजिस्टर करवाते थे मैरिज, राइट। अब यहाँ पर एम किया गया कि जो काजी का रोल है उसको एलिमिनेट ही कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है, जो पब्लिक सर्वेंट होंगे प्रॉपर, उनके थ्रू ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज हो, सो दैट अकाउंटेबिलिटी बने, राइट, सो दैट वहां पर गड़बड़ ना हो, राइट। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए एज रिक्वायरमेंट्स, राइट। तो क्या क्या नए नए प्रोविजंस आए, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज ऑफ एज रिक्वायरमेंट। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एटलीस्ट 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए विमेन की, एंड जो मैन है उसकी एज कम से कम 21 ईयर होना चाहिए, तभी वो वैलिड मैरिज मानी जाएगी, राइट। हाँ 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 हाँ, राइट। आगे बढ़ते हुए कंसेंट, तो जैसे हमने देखा कि पुराने वाले एक्ट में कंसेंट नहीं थी, म्यूचुअल कंसेंट नहीं थी, तो यहां पर इस चीज को एलिमिनेट करने की कोशिश की गई है। एंड चाहा है कि यहां पर बोथ पीपल, बेसिकली बोथ द पार्टीज जो शादी कर रही हैं, उनकी यहां पर कंसेंट हो एंड फ्री कंसेंट हो। एंड इट इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट कि फ्री कंसेंट है तो कोई भी कोर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस या यहाँ पर डरा धमका के शादी ना हो, एंड म्यूचुअल कंसेंट हो, ये बहुत जरूरी होगा, राइट। एक एलिमेंट और ऐड किया गया, दैट इज द रेसिडेंसी का रिक्वायरमेंट, राइट। कि जो पार्टी शादी कर रही है उनमें एटलीस्ट वन ऑफ द पीपल हु आर गेटिंग मैरिड, या एक पार्टी जो है वो रही हो डिस्ट्रिक्ट में फॉर एटलीस्ट 30 days बिफोर द मैरिज हैज बीन, या इट शुड बी रजिस्टर्ड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैरिज इज टू टेक प्लेस ऑन लेट्स से 20th of September, राइट। जरूरी है कि दोनों में से कोई एक पार्टीज, जो पार्टीज है यहाँ पर जो शादी कर रही है, उनमें से एटलीस्ट एक पार्टी जो है वो कम से कम 30 दिन उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रही हो जहां पर ये शादी करवाई जा रही है, ये जहां पर ये शादी रजिस्टर होनी है, मैरिज रजिस्टर होनी है, राइट। हाँ, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो जैसे हिंदूज में होता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, वैसे मुस्लिम में भी होता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि वहां पर जो पार्टीज है वो कोई ना कोई प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना हो, कोई भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना हो। तो जैसे कि हिंदूज में होता है सपिंडा रिलेशनशिप हो गया या बाकी चीजें हो गई, वैसे ही यहां पर बोला गया है कि कोई भी यहां पर जो शादी कर रहा है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना हो, राइट। जैसे हिंदूज में होता है कि सपिंडा रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, राइट। दैट इज मदर की साइड से 3 डिग्रीज एंड फादर के साइड से 5 डिग्रीज में नहीं होना चाहिए, तभी आप उनसे शादी कर पाओगे, अदरवाइज या दूसरी पार्टी से शादी नहीं कर पाओगे। वैसे यहां पर बोला गया है कि मुस्लिम लॉ में जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है उसमें शादी नहीं की जा सकती है, राइट। हाँ हाँ, नाउ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, प्रायर इंफॉर्मेशन ऑफ 30 days टू मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्टर हैज टू बी गिवन। अब इसका पर्पस क्या है, जनरली ये स्पेशल मैरिज एक्ट में भी होता है, राइट। स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या होता है, या जनरली कोर्ट मैरिज में क्या होता है कि वहां पर 30 days का टाइम पीरियड दिया जाता है। आपने अगर अगेन यहां से 30 दिन बाद अगर किसी को शादी करनी है तो आज उसको वहां पर एप्लीकेशन देनी होगी, प्रायर इंफॉर्मेशन देनी होगी। इसका पर्पस क्या है कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है या कोई भी गड़बड़ है तो 30 days सर्व्स एज अ गुड टाइम पीरियड, या एक तरह से नोटिस टाइप, जिसको भी ऑब्जेक्शन है वो यहाँ पर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है इन दीज 30 days। एंड 30 days के बाद आप कभी भी शादी कर सकते हो। तो वैसे यहां पर बोला गया है कि 30 days का प्रायर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन फाइल करना है तो विद इन द पीरियड ऑफ 30 days हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हुए
अगर यहाँ पर अंडर एज इंडिविजुअल्स हैं, अंडर एज इंडिविजुअल्स बोले तो बेसिकली माइनर्स, तो अगर माइनर्स इन्वॉल्व है शादी में, तो बेसिकली जैसे यहाँ पे था कि बच्चों की भी शादी करवाई जा रही है, चाइल्ड मैरिज हो रहा है, अगर इस टाइप का कुछ है तो यहाँ पर इट नीड्स टू बी रिपोर्टेड टू द चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर। इसका पर्पस क्या है? बाल विवाह ना हो, चाइल्ड मैरिज ना हो, सो दैट अगर चाइल्ड मैरिज होगी तो देयर इज अ चांस कि शायद वो पढ़ लिख ना पाए, राइट, ग्रो ना कर पाए, एंड देन उनकी शादियां पहले से करवाई जा रही है बिफोर दे रीच मेच्योरिटी या मेजोरिटी, राइट। तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर यहाँ पर कोई अंडर एज इंडिविजुअल है जिसकी शादी हो रही है, बेसिकली माइनर्स है, देन इन दैट केस वहां पर चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हुए अब देखो यहाँ पर एक अकाउंटेबिलिटी या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिसर पे भी दी गई है, और वो क्या है कि अगर वहां पर उन्होंने कोई लॉ ब्रेक किया, अगर कोई भी गड़बड़ की, देन इन दैट केस वहां पर इम्प्रिजमेंट भी है और फाइन भी है। ठीक है, तो अगर आपको पता है आपने जानबूझकर कोई रूल जो है बिल में, अभी जो बिल लाए हैं उसमें अगर आपने कोई भी रूल ब्रेक किया, देन इन दैट केस यू कैन बी मेड लायबल ऑब्वियसली, एंड आपको इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है और आपको फाइन भी हो सकता है। तो इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश की गई है। पहले ये रोल काजी का होता था, तो काजी का रोल एलिमिनेट करके रजिस्टरिंग ऑफिसर को ये पावर दी गई है। अब देखो इम्प्रिजमेंट कितनी हो सकती है, तो जो बिल में लिखा गया है वहां पर 1 साल तक की इम्प्रिजमेंट हो सकती है, अप टू 1 ईयर यहाँ पर बोला गया है। और जो फाइन है, मतलब आई मे बी रॉन्ग, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, दैट इज 50,000। 50,000 तक का फाइन भी हो सकता है, एंड इवन दोनों भी हो सकता है। तो इससे पर्पस बस ये है कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए उन लोगों की जो रजिस्टर कर रहे मैरिज, एंड ऐसा ना हो कि जान पहचान में या किसी भी तरीके से वहां पर शादी करवाई जा रही है, एंड इवन द रजिस्टरिंग ऑफिसर नोज कि यहाँ पर चाइल्ड मैरिज हो रही है या पॉलीगैमी हो रही है या इस टाइप का कुछ हो रहा है जो हम बिल से एलिमिनेट करना चाहते हैं, या बेसिकली लैक ऑफ कंसेंट हो रहा है यहाँ पर, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्टरिंग ऑफिसर की, रजिस्टरिंग अथॉरिटी की यहाँ पर पास ऑन कर दी गई है, एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई गई है, राइट। हाँ 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 हाँ, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हिमाचल प्रदेश हैज रेज्ड द मिनिमम मैरिज एज फॉर वुमेन टू 21 ईयर्स, राइट। तो पहले जो 18 साल की एज थी फॉर वुमेन, उसको बढ़ाकर अब 21 ईयर्स कर दी गई है, जो बेसिकली बहुत सारे लॉज में, हिंदू लॉज में बॉयज के लिए है, राइट, मेल्स के लिए है। तो यहाँ पर सिमिलर ही करने की कोशिश की गई है। अब इसका एम क्या था? तो यहाँ पे जो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, राइट, उसमें से एक आर्ग्यूमेंट ये था कि विमेन जो है वो पढ़ लिख पाए, पढ़ लिख पाएंगे तो एटलीस्ट वो कुछ बेटर कर पाएंगे, राइट। तो ऐसा ना हो कि लोगों की शादियां जल्दी करवा दी जाए एंड वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि अगर एजुकेशन कंप्लीट नहीं होगी तो हो सकता है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज ना मिले और वो डिपेंडेंट ही बनी रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे ही एक और चीज, यहाँ पर अपन जो ये पर्टिकुलर एक्ट है, राइट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, जो यहाँ पर एलिमेंट किया गया है इन आसाम, अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म है। एक मेजर क्रिटिसिज्म ये है कि यहाँ पर दो पर्टिकुलर सेक्शंस में ही प्रॉब्लम थी, सेक्शन 8 एंड सेक्शन 10। ठीक है, इन दोनों सेक्शंस में प्रॉब्लम थी। बहुत सारे लोगों का आर्ग्यूमेंट ये है कि जब इन दो सेक्शंस में ही प्रॉब्लम थी तो इन दो सेक्शंस को ही चेंज कर देते। वाई देयर वाज अ नीड टू चेंज इट कंप्लीटली? तो आपने पूरा बिल लेकर आया, पूरा कानून बनाया, से बेटर होता कि आप इन दोनों सेक्शंस को चेंज कर देते। एक जो आर्ग्यूमेंट आया, या एक जो आर्ग्यूमेंट है ऑपोजिशन का, दैट इज कि दिस इज वेरी सिमिलर टू द स्पेशल मैरिज एक्ट, राइट। तो जो स्पेशल मैरिज एक्ट है हमने उसको काफी हद तक, मतलब ये जो पर्टिकुलर बिल लेकर आए उसको काफी हद तक सिमिलर कर दिया गया है विद द स्पेशल मैरिज एक्ट। भली वो नोटिस पीरियड की बात हो या मल्टीपल चीजों, रजिस्टरिंग अथॉरिटी की बात हो, रजिस्टरिंग ऑफिसर की लाइबिलिटी की बात हो, तो बेसिकली हमने यहाँ पर जो अपना स्पेशल मैरिज एक्ट है, एसएमए है, उससे सिमिलर बनाने की कोशिश की गई है, जिसको बहुत सारे लोग पसंद नहीं कर रहे। एंड व्हाट दे वांटेड इज कि अगर कुछ चेंज था तो पुराने वाले एक्ट में ही जो हल्का फुल्का चेंज है या एक दो सेक्शंस का चेंज है वो आप कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो। तो रादर देन ब्रिंगिंग द कंप्लीट लॉ इन एग्जिस्टेंस, राइट, पूरा हम स्क्रैच से कानून लेकर आए, उसको इंप्लीमेंट करवाएं, उसको एक्ट बनवाएं, से बेटर होगा कि हम वो एक दो सेक्शंस में चेंज करके जो अपना पुराना लॉ है उसी को कंटिन्यू कर लें।
राइट। अब देखो, जो हिमाचल प्रदेश ने एज बढ़ाई है वुमेन की मैरिज की एज, उस पर डिस्कशन करते हैं। अब देखो बैकग्राउंड क्या है। एक नया कानून आया विच इज द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024। अब अगेन क्वेश्चन वही है, तो ध्यान रहे पिछले 1 साल 2 साल में बिल्स पे पैसेजेस आए, तो अपन को ये देखने में ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट इसको पक्का कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से जोड़ा जाएगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कौन सा आर्टिकल से रिलेट किया जा सकता है इनको। तो अपन ने एक बिल पहले देखा मुस्लिम मैरिज एक्ट वाला, राइट, वैसे ही यहां पर भी अपन ने एक बिल देखा। तो दो क्वेश्चन थे, पहला बिल से एक्ट बनने का क्या प्रोसेस है, दूसरा इसको कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, राइट। अब यहां पर एज बढ़ा दी गई है 18 से 21 साल। अब इससे होगा क्या, हर जगह हर जगह जो कानून है वो ये कहता है कि 18 साल तक वुमेन की एज 18 होना चाहिए, मैन की एज या मेल की एज 21 साल होना चाहिए फॉर अ वैलिड मैरिज। अब इससे बहुत सारी डेफिनेशन चेंज हो जाएंगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अपन आगे देखेंगे भी द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड। तो अभी बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में भी चाइल्ड की डेफिनेशन आई है। चाइल्ड की डेफिनेशन जो बोली गई है दैट इज एनी वन हु इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज इज अ चाइल्ड, बेसिकली माइनर। तो माइनर जो है वो चाइल्ड है। लेकिन अब क्या होगा, डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। डेफिनेशन चेंज क्यों होगी सर, डेफिनेशन इसलिए चेंज होगी क्योंकि अब मामला ही गड़बड़ हो गया है। मामला गड़बड़ हो गया इन द सेंस कि यहाँ पर पहले 18 ईयर्स थी, अब वो 21 ईयर्स हो गई है। तो बेसिकली हम ये मान रहे हैं कि अब चाइल्ड जो है, चाइल्ड की जो एज होगी वो 21 ईयर्स हो आएगी। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन में चेंज आएगा, अब भले ही वो मेल हो या फीमेल हो, राइट। तो एज हो आएगी अब 21 ईयर्स, राइट। अब यहाँ पर क्या था, पहले डिस्टिंक्शन था, पहले डिस्टिंक्शन इन द सेंस 21 ईयर्स फॉर बॉयज, 18 ईयर्स फॉर द गर्ल्स। अब वो दोनों का 21 साल कर दिया गया है, तो चाइल्ड की डेफिनेशन एज सच चेंज हो जाएगी, राइट। अब देखो, नाउ दिस वुड सुपरसीड द अदर लॉज। तो बहुत सारे कानून है, जैसे कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एक जनरल क्वेश्चन भी है, जब भी कोई एक जनरल लॉ होता है, जनरल लॉ बोले तो आईपीसी जैसे पहले था, अब बीएनएस हो गया, राइट, या इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इस टाइप की जो जो सब पे बराबर तरीके से लगते हैं। सीआरपीसी हो गया, भारतीय साक्ष्य संहिता है, राइट। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, राइट, सॉरी। तो जनरल लॉ होगा जब भी वो क्लैश करेगा विद अ स्पेशल लॉ, स्पेशल लॉ बोल लो या स्पेसिफिक लॉ बोल लो, जब भी क्लैश आएगा जनरल लॉ और स्पेशल लॉ का, हमेशा स्पेशल लॉ प्रिवेल्स, इस चीज का ध्यान रखना, राइट। तो जब भी क्लैश आएगा हमेशा जनरल लॉ को हराकर स्पेशल लॉ जीत जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली उसका वहां पर पर्पज ही यही है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट। तो हमेशा स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा। वैसे ही एक होता है लोकल लॉ। लोकल लॉ का मतलब जैसे कि टर्म है, एक पर्टिकुलर स्टेट पे हो सकता है या एक पर्टिकुलर रीजन पे हो सकता है लोकल लॉ। तो हमेशा जनरल लॉ और अगर लोकल लॉ में कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो लोकल लॉ जीत जाएगा, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर रीजन के लिए स्पेसिफिकली स्पेशली बनाया गया होगा। इस बात का ध्यान रहे, राइट। तो अब क्या होगा, इट वुड सुपरसीड द अदर लॉज, क्योंकि अब यहाँ पर 21 ईयर्स कर दी गई है। बहुत सारे कानून है जो यहाँ पर 18 साल की एज बोली गई है, जनरल लॉज। अब चूंकि एक स्पेशल लॉ है तो ऑब्वियसली यहां पर ये प्रिवेल करेगा ओवर अदर लॉज। तो कोई भी एक्ट, कोई भी कानून जहां पर 18 साल की एज थी, राइट, वेजेस ये वाला एक्ट जहां पर 21 साल की एज है, ये हमेशा प्रिवेल करेगा, और वो जो जनरल लॉ है वो नहीं चलेगा, राइट। तो दिस विल सुपरसीड द अदर लॉज, ये बताने का यहां पर पर्पज है। तो ऐसा कोई भी लॉ, कस्टम, प्रैक्टिस जो भी कॉन्फ्लिक्ट करेगा इससे, तो वहां पर वो नहीं रहेगा, एंड ये जो स्पेशल लॉ है वो प्रिवेल कर जाएगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट और द लास्ट पॉइंट इज दिस विल गिव मोर टाइम टू एनुअल मैरिज, राइट। बेसिकली मैरिज खत्म करने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। तो पहले क्या होता था, पहले द टाइम पीरियड यूज्ड टू बी ऑफ 2 इयर्स, 2 साल का टाइम पीरियड मिलता था, राइट। अब ये 2 साल कब से, 18। तो 18 से 2 साल मिलता था, पहले हो गया था ये 20 साल। अब यहां पर एक चेंज किया गया है और बोला गया है कि 5 साल का टाइम पीरियड मिलेगा टू एनुअल मैरिज। मैरिज को खत्म कराने के लिए या मैरिज को कैंसिल कराना है, तो जो टाइम पीरियड होगा वो मेजोरिटी से 5 साल तक का होगा। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 23 ईयर्स। सो पर्सन या बेसिकली वुमेन 23 ईयर्स तक की एज में वो एनुअल
करवा पाएंगी शादी, राइट। ये यहाँ पर बताया गया है आफ्टर रीचिंग एडल्टहुड। एडल्टहुड बेसिकली मीन्स मेजोरिटी, जो कि 18 ईयर्स है, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा टाइम मिलेगा टू कॉन्टेस्ट सच मैरिजेस। ऐसी मैरिजेस जहाँ पे उस टाइम पे कंसेंट नहीं थी, जबरदस्ती शादी करवा दी गई थी, या चाइल्ड मैरिज का केस है, तो उन सारे केसेस में यहाँ पर रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे टाइम ज्यादा दे दिया गया है जब आप इस पर्टिकुलर मैरिज को कॉन्टेस्ट कर सकते हो। एंड अगर शादी एनुअल करवानी है, मैरिज एनुअल करवानी है, तो आप मैरिज एनुअल भी करवा सकते हो अप टू द एज ऑफ 23 ईयर्स, जो पहले 20 ईयर्स ही था, राइट। ये एक चेंज आया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, राइट। इस पे अच्छे खासे चांसेस हैं कि एक पैसेज इस साल के क्लैट में आ जाए, राइट। इसको रिलेट किया जा सकता है आर्टिकल 22 से, आर्टिकल 21 से, सीआरपीसी से रिलेट किया जा सकता है, राइट। जनरल लॉ से रिलेट किया जा सकता है। क्या बोला गया है, बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, जो कि जनरल रूल भी है, जनरल प्रिंसिपल ही यही है कि कोशिश किया जाना चाहिए कि बेल दी जाए। जेल जो है वो एक एक्सेप्शन की तरह यूज किया जाना चाहिए। अब यहां पर पर्पस समझो अरेस्ट का, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा पर्पस समझने की जरूरत है कि अरेस्ट करते क्यों है। जब अरेस्ट किया जाता है किसी को, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस ये होता है कि जब केस चले, जब ट्रायल चले, इट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कि जिसके अगेंस्ट केस चल रहा है, जो अक्यूज्ड है, वो यहां पर मौजूद हो, वो प्रोसीडिंग्स में मौजूद रहे, सो दैट अगर उसको पनिश किया जाना है तो उसको पनिशमेंट एग्जीक्यूट करवाई जा सके। ऐसा ना हो जैसे कुछ लोग थे जो बैंक्स के पैसे लेकर उड़ के फरार हो गए, राइट, हम कुछ नहीं कर पाए। अब उनके अगेंस्ट अगर हमने केस चलाया भी, पनिशमेंट भी दे दी कोर्ट ने, तो भी एग्जीक्यूट नहीं करवा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो इंसान यूके में है, या वो इंसान कोई दूसरी कंट्री में है, क्योंकि दूसरी कंट्री में आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कि वो अंडरग्राउंड ना हो जाए। जैसे एक मीम था ना गैंग्स ऑफ वसेपुर का, आई थिंक, कि अब समय आ गया अंडरग्राउंड होने का, वो ना होने पाए। जरूरी है कि वो कस्टडी में रहे, वो पुलिस की हो सकता है या जुडिशियल कस्टडी में हो सकता है, जैसा भी केस है। एक और पर्पस जो होता है, मतलब ये मेजर पर्पस है, उसके अलावा और मल्टीपल पर्पस है। पहला, वो फर्दर ऑफेंसेस ना करे। ऐसा ना हो कुछ सीरियल मर्डर हो, आज मर्डर किया, मतलब हर थर्सडे मर्डर करता है, पैटर्न बना हुआ, सीरियल मर्डरर है, राइट। तो उसको अगर अरेस्ट नहीं किया, वो आगे भी चल के और ऑफेंसेस करता रहेगा। एक चीज। दूसरा, एविडेंसेस जो है या विटनेसेस जो है, उनको हार्म ना हो। तो ऐसा ना हो कि एविडेंस ही साफ हो जाए, या ऐसा ना हो कि विटनेस ही साफ हो जाए। जैसे हमने कई बार सीरीज में देखा ना, अलग अलग टाइप की, मिर्जापुर हो गया या गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गया, ये सीरीज कैसी थी कि अगर कोई उन लोगों के अगेंस्ट गवाही देगा तो वो गवाही साफ कर देंगे, अगर कोई एविडेंस है तो उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। इस टाइप की चीजें ना हो, टैंपरिंग विद द एविडेंस, टैंपरिंग विद द विटनेसेस, वो चीजें नहीं होना चाहिए, राइट। ये बेसिक पर्पस होता है अरेस्ट करने का। बेल इसलिए दी जाती है क्योंकि अगर वहां पर लग रहा है दैट पर्सन वुड नॉट रन अवे, राइट, एंड फर्दर ऑफेंस नहीं करेगा, विटनेस या एविडेंस टैंपरिंग नहीं करेगा, देन इन दैट केस वहां पर बेल दे दी जाएगी। बट अगर ऐसा लगा कि यस देयर इज अ गुड इनफ चांस कि शायद इसी ने ऑफेंस किया है, सीरियस ऑफेंस किया है, तो वहां पर जेल में ही रखा जाएगा। जेल एज इन पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी, जैसा भी केस है वहां पर रखा जाएगा, राइट। अब पुलिस कस्टडी जो है वो 15 डेज की होती है मैक्सिमम, 15 दिन से ज्यादा की पुलिस कस्टडी नहीं होती है अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी या आपके टाइम पे बीएनएसएस, राइट। जुडिशियल कस्टडी जो है वो 90 डेज तक हो सकती है। एंड प्लस जो अलग अलग एक्ट्स है वहां पर अलग अलग टाइप की कस्टडी दी गई है, वो किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ये अफर्म किया कि बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन है, इवन इन पीएमएलए एक्ट, ठीक है। तो अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है या किसी का केस है पीएमएलए एक्ट में, तो भी ये प्रिंसिपल रहेगा। दिस इज अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ऑफेंस कोई भी हो, एक्ट कोई भी हो, भाई एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ये रहना चाहिए, ये बोला गया यहाँ पर, राइट। ये किसके केस में मिलेगा? बाय ग्रांटिंग बेल टू प्रेम प्रकाश हु इज एन एलिज्ड एड टू झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, राइट। तो बेसिकली उनका केस चल रहा था जहां पर ये बोला कि बेल एक रूल है, जेल एक एक्सेप्शन है। और यहां पर काफी रेफर किया गया यूएपीए एक्ट को, राइट, कि भैया यूएपीए एक्ट हो या पीएमएलए एक्ट हो, जनरल रूल ये है कि बेल दे दी जानी चाहिए
जेल जो है उसको हमेशा एक एक्सेप्शन की तरह ही यूज किया जाना चाहिए, राइट। यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया सेक्शन 45 ऑफ पीएमएल, जिसमें बेसिकली कंडीशंस बताई गई है बेल की, कि बेल कौन से सिनेरियो में दिया जाएगा, कौन से कंडीशंस में दिया जाएगा, और अगर नहीं दिया जाएगा तो क्यों नहीं दिया जाएगा। वो सारे सिनेरियोज, वो सारी कंडीशंस सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए एक्ट में दी गई है, तो उसको डिटेल में डिस्कस कर समझाया गया है। एंड यूएपीए एक्ट को भी रेफर किया गया है इसमें मल्टीपल टाइम्स। ना आगे बढ़ते हुए कोर्ट ने जजमेंट में क्या कहा, कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था यहाँ पर, कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, व्हेन ही डिसाइड्स टू अपोज बेल एप्लीकेशन, काउंटर एफिडेविट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू प्रेजेंट अ कोजेंट एंड वेल सब्सटैंटिएटेड केस टू नो थ्री फंडामेंटल फेसेट्स, राइट, या थ्री फाउंडेशनल फेसेट्स। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया, देखो होता क्या है, जब भी पीएलएमए एक्ट हो गया, पीएमएलए एक्ट हो गया, वहां पर अगर बेल दी जा रही है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि उनको काउंटर करना है कि नहीं, राइट। मतलब एक अपॉर्चुनिटी आती है कि अगर आपको इसके अगेंस्ट कुछ बोलना है, इनकी बेल की एप्लीकेशन आई है, अगर आपको इसके अगेंस्ट कुछ बोलना है तो यू विल बी गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो यहां पर यह बोला गया है कि जब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो काउंटर एफिडेविट फाइल किया जाना चाहिए, जिसमें तीन फाउंडेशनल फेसिट्स, तीन एसेंशियल एलिमेंट्स प्रूफ किए जाने चाहिए या बताए जाने चाहिए। पहला क्या उसमें, कि यहां पर पीएमएलए ऑफेंस किया गया है, राइट। दूसरा, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है, या बेसिकली जो पीएमएलए एक्ट है जो यहां पर ऑफेंस हुआ है, उसके प्रोसीड्स जो है उसका एग्जिस्टेंस देना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा कि यहाँ पर जो प्रोसीड्स है क्राइम की वो एग्जिस्ट करती है, और कितनी, दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रेड, कि सपोज रेड की गई, पता चला 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, तो ये एग्जिस्टेंस प्रूफ करेगा ऑफ प्रोसीड्स ऑफ रेड। थर्ड पॉइंट एंड सुपर डुपर इंपॉर्टेंट जो है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अक्यूज्ड। ये तीन चीजें आपको प्रूफ करनी पड़ेंगी। तो जब बेल की एप्लीकेशन आएगी, हम आपको एक मौका देंगे, आप इसके अगेंस्ट बोल सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर तीन चीजें हमें बतानी पड़ेंगी। पहला क्या है, यहां पर पीएमएल ऑफेंस हुआ। दूसरा, एग्जिस्ट करता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, दैट कुड बी मनी, दैट कुड बी एनी फॉर्म ऑफ थिंग, राइट। तीसरा, जो अक्यूज है यहां पर, जो अरेस्टेड पर्सन जो बेल के लिए जा रहा होगा या जिसको बेल देने की बात चल रही है, वो इसमें इन्वॉल्व है, उसका सबूत आपको देना पड़ेगा, राइट। जब आप ये तीन चीजें प्रूफ कर दोगे ना, तो वहां पर एक रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाएगा, जो कि बात की गई है अंडर सेक्शन 24 ऑफ पीएमएलए। तो अभी जैसे अपन ने वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे, जब वक्फ बोर्ड के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ की बात की। तो देखो, जनरली बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, जैसे अगर कोई क्रिमिनल केस है, वहां पे दो पार्टीज होती है, एक होता है प्रोसिक्यूशन और एक होता है डिफेंस। बर्डन ऑफ प्रूफ कोई भी क्रिमिनल केस में हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होता है, कि जो पार्टी केस लेके आ रही है वो हमेशा प्रोसिक्यूशन होता है। प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो प्रूफ करे कि सर ये जो डिफेंस, ये जो अक्यूज्ड है, इसने मर्डर किया है या इसने एक्स वाई जेड ऑफेंस किया है। ये हमेशा जिम्मेदारी होती है प्रोसिक्यूशन की, राइट, बेसिकली प्रोसिक्यूशन के एडवोकेट की। अब यहां पर क्या बोला गया है कि जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये तीन एसेंशियल प्रूफ कर देगा ना, तो क्या होगा, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाएगा। देन इन दैट केस, अब यहां पर अक्यूज्ड को प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं सर, मैंने ये ऑफेंस किया ही नहीं है। तो अगर ये तीन चीजें प्रूफ कर दी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, तो भाई कोर्ट मान लेगा कि यस, दिस अक्यूज पर्सन मस्ट हैव कमिटेड द क्राइम। अब अगर आपको उसको रिबर्ट करना है, इसके अगेंस्ट बोलना है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि सर मैंने वो ऑफेंस नहीं किया है। अब आपको इसके अगेंस्ट अपने एविडेंसेस, अपने विटनेसेस, वो सारी चीजें लाके देनी होंगी। जब तक आप ये नहीं लाओगे, हम यही मानेंगे कि जो अक्यूज्ड है वही यहां पर बेसिकली आपको कन्विक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो जो हमारा जनरल रूल होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसका उल्टा हो जाएगा। वो क्या होगा, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। हम आपको गिल्टी मानेंगे, अगर आपने प्रूफ करना है कि नहीं सर मैंने नहीं किया है, तो फिर प्रूफ आपको करना पड़ेगा। लेकिन वो कब होगा, ये बहुत जरूरी है, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहां पर ये तीन एसेंशियल जो है वो प्रूफ कर देंगे। अगर ये तीन एसेंशियल प्रूफ नहीं हुए, दिस विल गिव अस अ गुड ग्राउंड कि हम वहां पर जो इंसान अरेस्ट हो गया है और जिसको बेल चाहिए, हम उसको बेल दे सकते हैं, अगर आपने ये तीन चीजें प्रूफ नहीं की तो, राइट। मौका आपको दिया जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है।
यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, तो ये मेजर चीजें थी। अब इसमें एक बात और बोली गई, नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी सीरियसली। यहां पर इसको रिलेट किया गया है आर्टिकल 21 से। यहां पर इसको रिलेट किया गया आर्टिकल 21 से, और बोला गया कि जैसे कि नॉर्मल रूल है, और वो क्या है कि यहां पर बेल दी जाएगी, जेल जो होगा वो एक एक्सेप्शन की तरह होगा। और जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ वो रहेगा। तो इस पूरे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उन्होंने ये बोला कि चाहे कुछ भी हो, चाहे वो यूएपीए हो, चाहे पीएमएलए हो, अगर वहां पर कोई इंसान बेल बॉन्ड भरने को रेडी है तो उसको बेल दी जाएगी, अनटिल पीएमएलए के केस में आपने ये तीन एसेंशियल्स प्रूव करने हैं। तो जब तक ऐसा नहीं लगेगा कि दिस अ गुड इनफ केस, हम उनको बेल देंगे, चाहे कोई भी ऑफेंस हो। तो जो जनरल रूल है, जो आर्टिकल 21 को भी, अदरवाइज होगा क्या, अगर हम वहां पर बेल देंगे ही नहीं, हमने मान ही लिया कि अगर यूएपीए का ऑफेंस या किसी पे यूएपीए का चार्ज लगाए या किसी में पीएमएलए का चार्ज लगाए, उसको बेल मिलेगी ही नहीं, हम उसका एक तरह से आर्टिकल 21 इंफ्रिंज कर रहे हैं, राइट, जो कि नहीं होना चाहिए। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है, हम वो इन्फ्रिंज कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अगर वो बेल बॉन्ड भरने को रेडी है, इन तीन चीजों को आप प्रूव नहीं कर पाए, दिस विल गिव अस अ गुड ग्राउंड कि हम वापस को बेल दें। और बेल विल ऑलवेज रिमेन द रूल, जेल विल बी एन एक्सेप्शन, राइट। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हुए टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क होता क्या है, इसको थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। तो हुआ क्या, इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट कुछ केसेस फाइल हुए। तो एक पर्टिकुलर ब्रांड नाम याद आ रहा है, दैट इज बर्गर किंग, राइट। मल्टीपल केसेस फाइल हुए, सो आई वाज जस्ट रीडिंग थ्रू, वहां पर समझ में आया कि मल्टीपल जगहों पे केस फाइल हुआ है। तो कहीं पुणे में केस फाइल हुआ है, कहीं जयपुर में भी हुआ है, आई थिंक दिल्ली में भी एक केस फाइल हुआ था, राइट। पुणे में जब केस फाइल हुआ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो ये भी बोल दिया कि हाँ कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं है ट्रेडमार्क का। और बेसिकली देयर वाज अ आउटलेट जो कि 1992 का था, एंड वो तब से बर्गर किंग के नाम से अपना ब्रांड चला रहे थे। बर्गर किंग इंडिया में 2002 में आया, 2012 में आया, एंड वहां पर बोला गया कि बर्गर किंग इंडिया में आया इससे पहले से उनका बिजनेस चल रहा है, तो यहाँ पर इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा। बट लेटर ऑन बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहाँ पर उनको रिलीफ दिया है और बोला कि आप इस ब्रांड का नाम इतने दिन तक यूज नहीं करोगे, कि इंस्टेंट रिलीफ देने की कोशिश की है। वैसे ही सिमिलर केस जयपुर में भी आया, जहां पे बर्गर किंग फार्म के नाम से एक बिजनेस चल रहा था, एक आउटलेट चल रहा था, राइट। तो वहां पर भी केस हुआ। ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेडमार्क क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क क्या होते हैं, राइट। एंड इसी से रिलेटेड एक होमवर्क भी दे रहा हूं, दैट इज हो सके तो आईपीआर के बारे में इन जनरल पढ़ना। ठीक है, तो ट्रेडमार्क तो अपन समझ लेंगे अभी। इसके अलावा कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये तीन चार चीजें पढ़ लेना, इनको एक बार रीड कर लेना, राइट। इट वुड हार्डली टेक 25-30 मिनट्स, एक अच्छा सा आर्टिकल उठाकर पूरा एक बार रीड कर लेना, सो दैट सारे कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप हो जाए एक बार, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क इंक्लूड्स अ नेम, वर्ड और साइन दैट डिफरेंशिएट गुड्स फ्रॉम अदर एंटरप्राइजेस, राइट, या बेसिकली अदर कंपनीज। फॉर एग्जांपल नाइकी इज अ ब्रांड, राइट। हम कैसे समझ पाते हैं नाइकी का है कि नहीं, कोई पर्टिकुलर शू या कोई क्लोथिंग, उसके ब्रांड से, जो जो सिंबल होता है, राइट। वैसे हम कई बार देखते हैं ना कि एडिडास का एविडास हो गया, नाइकी का पाइकी हो गया, प्यूमा का पूमा हो गया, समझ रहे हो, एडिडास का एविडास कर दिया, किया कुछ ज्यादा नहीं है, डी का बी कर दिया बस। बट अगेन ये गलत है, राइट। ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट है। तो अगर आप सिमिलर लोगो बनाओगे तो देयर इज अ चांस दैट पीपल माइट गेट कंफ्यूज्ड, एंड दिस वुड लीड टू अ पासिंग ऑफ एक्शन, राइट। एक पासिंग ऑफ एक्शन होगा जिसमें बेसिकली आपको रिस्ट्रेन किया जा सकता है कि आप वो पर्टिकुलर बिजनेस, ये जो आप कंफ्यूज कर रहे हो लोगों को, वो नहीं होना चाहिए, राइट। ये सारी चीजें इन जनरल ट्रेडमार्क बेसिकली एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, दैट इज ट्रेडमार्क। वो कोई सिंबल हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, इवन कोई साउंड भी हो सकता है। तो जस्ट गिव वेरी सिंपल एग्जांपल, हम सब ने कभी ना कभी शायद आईपीएल देखा होगा, थोड़ा सा सुना भी होगा। तो आईपीएल की जो ट्यून होती है, अभी ऐसे बोल नहीं मतलब ऑब्वियसली गा नहीं पाऊंगा, बट हाँ, आईपीएल की जो ट्यून उस समय समझ में आती है कि हाँ आईपीएल वाली है। वैसी केबीसी, केबीसी का नाम है, बहुत सालों से चल रहा है, बट केबीसी की एक ट्यून भी है, वो भी एक तरह से
एक तरह से ट्रेडमार्क की तरह है, राइट? कि हम समझ पाते हैं कि हाँ यार केबीसी आने वाला है जब भी ट्यून बजती है, ठीक है? तो साउंड मार्क भी हो सकता है, प्रोडक्ट मार्क भी हो सकता है, सर्विस मार्क भी हो सकता है, वैसे ही कलेक्शन मार्क भी होता है, राइट? कलेक्शन मार्क एज इन जो ग्रुप मार्क टाइप होता है वो। तो अलग अलग बेसिकली पर्पस क्या है ये समझो, डिस्टिंग्विश कर पाए, राइट? दैट्स इट, एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से डिस्टिंग्विश कर पाए, सिंपल सी बात है। अगला क्या है? The owner can prevent the use of his mark or sign by other competitor, ताकि ऐसा ना हो कि मिसयूज होने लगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल आईफोन, आईफोन में हमें पता है कटा हुआ एप्पल, कटा हुआ एप्पल कॉपी कर पाना कितना मुश्किल है, बहुत सारे लोग कर लेंगे, करने लगेंगे। आईफोन की जगह पाईफोन कर दिया, या टाइफोन मतलब इस टाइप का कुछ भी, राइट? बट ये गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस ब्रांड ने इतने सालों में इतना नाम बनाया है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी अगर वही सब सिंबल। और जनरली हम आईफोन है कि नहीं वो कैसे समझते हैं? ऐसे ही किसी ने फोन हमें दिखाया, वहां पे दिख रहा कटा हुआ एप्पल है, हम समझ गए कि आईफोन है, दैट्स इट, ठीक है? अब अगर ये बहुत कॉमन होने लगा तो गलत होगा उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ, राइट? लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जब लोगों को लगे कि हाँ यार ये सिमिलर दिखने वाला फोन, ऑलमोस्ट सिमिलर है, कहाँ आईफोन 1.5 लाख का मुझे 50,000 में मिल रहा है, तो लेने लगेंगे। बट लोग आप क्या कर रहे हो? कंफ्यूज कर रहे हो डेलिबरेटली। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, राइट? हाँ, 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 क्लियर है? अब देखो इंडियन ट्रेडमार्क लॉ जो है वो 1940 में आया, ठीक? तो इससे पहले ट्रेडमार्क के as सच कोई लॉ नहीं था, बट 1914 में आया, 1940 के बाद, जिसके बाद अगेन एंटरप्राइजेस है, राइट? बिजनेस बढ़ा, बिजनेस जितना बढ़ेगा उतना ही ट्रेडमार्क्स रिलेटेड होगा इश्यूज, राइट? जैसे इंडिया में अब ये बहुत ज्यादा है, यूएस में कम हो गया क्योंकि वो ऑलरेडी एक डेवलप्ड नेशन है, राइट? वो अभी एक ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है, इसलिए वहां पर उतनी क्वेरीज, उतनी इश्यूज नहीं होते जितना इंडिया में होता है। डेवलपिंग मार्केट जो होता है वहां पे ये सारी चीज ज्यादा होती है, आईपीआर से रिलेटेड इश्यूज। इसलिए आईपीआर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, तो इसको रीड कर लेना, राइट? अब देखो जब ये आया तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड भी इंक्रीज हो गई, ठीक? आगे बढ़ते हुए अब टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क। अच्छा, इसको समझने से बेटर होगा एक बार आप ये देख लो, ठीक है? तो प्रोडक्ट मार्क जैसे कोको कोला है, राइट? या एडिडास हो गया, हमें पता हो तीन स्ट्राइप्स, तीन स्ट्राइप्स एडिडास, सिंपल, राइट? वैसे हमें नाइकी का टिक पता है, हम उससे समझ जाते हैं। रीबॉक का भी वैसे ही है, राइट? आईफोन का अगेन प्रोडक्ट मार्क हो गया, राइट? कुछ होते हैं कलेक्टिव मार्क्स, कलेक्टिव मार्क्स जैसे जो ग्रुप के होते हैं, जैसे सीए हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वैसे सीआईआई हो गया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, राइट? तो ये क्या हो गए? कलेक्टिव मार्क्स हो गए। देन देर इज सर्विस मार्क्स, इन्फोसिस जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो अगेन जो इनका नाम है हम इसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ट्रिप एडवाइजर हो गया अनदर एग्जाम्पल, राइट? इस टाइप की चीजें जो है, राइट? अगोडा जो है अगेन सर्विस प्रोवाइडर, राइट? अब सर्विस मार्क है। सर्टिफिकेशन मार्क्स हो सकते हैं, सर्टिफिकेशन मार्क्स एफ एस एस ए आई हो गया, राइट? इस आईएसआई मार्क हो गया, ये सब क्या है? ये सर्टिफिकेशन मार्क है। आईएसआई मार्क हम समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, राइट? वैसे ही कोई अगर फूड प्रोडक्ट होता है, खाने की चीज होती है, तो हम वहां पर क्या देखते हैं कि क्या वो ग्रीन है या रेड है, बेसिकली वेज है या नॉन वेज है। दिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि है क्या एग्जैक्टली exactly. तो अगर ग्रीन होता है वी नो कि दिस इज अ वेजिटेरियन, जनरली केक्स वगैरह के साथ होता है या इन जनरल, राइट? वैसे अगर रेड में है, तो मतलब यहाँ पर एग वगैरह होगा या नॉन वेज होगा, तो हम वो समझ पाते हैं। तो ये हो गए सर्टिफिकेशन मार्क्स। आईएसआई समझ सकते हो, एफएसएसएआई के जो मार्क्स होते हैं वो हो गए सर्टिफिकेशन मार्क्स। सीरीज मार्क्स, वैसे साउंड मार्क्स जैसे मैंने बताया, तो साउंड मार्क इज नथिंग बट बेसिकली अगर तुम्हें समझना हो तो आईपीएल की टोन जो हो गई, ट्यून हो गई, राइट? केबीसी हो गया। तो ये सब हमें बेसिकली हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं उस पर्टिकुलर ट्यून ट्यून से या उस पर्टिकुलर साउंड से, राइट? जैसा अभी शायद केबीसी चल रहा है तो वो ट्यून तुम्हें मिलती रहेगी। थोड़े थोड़ा प्रैंक कॉल भी कभी कभी आ सकते हैं कि हम केबीसी से बोल रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो बस सिंपल सा पर्पस ये, प्रोडक्ट मार्क हमने देख लिया, सर्विस मार्क देख लिया, कलेक्टिव मार्क इज समथिंग जो शायद नया हो। बस ये ध्यान रखना है कि कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए होता है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज एसोसिएशन के लिए हो सकता है, जैसे एडवोकेट्स के लिए भी हो सकता है, सीएस के लिए भी हो सकता है, डॉक्टर्स के लिए भी हो सकता है, राइट? तो कलेक्टिव मार्क है। सर्टिफिकेशन मार्क्स हमने कभी ना कभी डेफिनेटली देखा ही है, आईएसआई मार्क हो गया वो
एफएससीआई का मार्क हो गया, ये सारी चीजें हमें पता है। एंड साउंड मार्क ऑब्वियसली आईपीएल एंड केबीसी, राइट। चलो, आई होप ये सारे पॉइंटर्स क्लियर हुए होंगे। तो तुमने क्या क्या करना है, आईपीआर की एक रीडिंग, आईपीआर में पेटेंट लॉ, कॉपीराइट लॉ, डिजाइन्स एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इन चारों टॉपिक्स को एक बार रीड करना। देन दो क्वेश्चंस थे, जो बिल्स एक्ट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एंड पीएमएलए हो गया, ये बाकी चीजें हो गई। वहां पे कौन सा आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूज किया जाएगा, राइट, और क्या रिलेशन है। कोशिश करना कि आप ये कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताओ। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। एंड सीएल को लेके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, वो हो जाएगा। एक चीज जो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, राइट, विच विल बी सुपर डुपर यूजफुल फॉर यू ऑल। आप कहीं कहीं पे भी पढ़ते हो, जहां पे भी पढ़ते हो, वहां पे आपके मॉक्स होते होंगे। मॉक्स में लीगल रीजनिंग सेक्शन में जाना और पिछले 10 मॉक 15 मॉक के ना सिर्फ पैसेजेस रीड कर लेना। जस्ट द पैसेजेस, नथिंग एल्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस, सिर्फ पैसेजेस। तो पिछले 10 मॉक 15 मॉक में लगभग यू विल गेट 80 to 90 पैसेजेस। 80 से 90 टॉपिक्स जब रीड करोगे तो उसमें बहुत सारे सीएलके के भी होंगे, तो इससे एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। अदरवाइज अभी मुझसे 20 मॉक पहले कौन सा पैसेज आया तो कोई पूछेगा, मुझे नहीं पता। हो सकता है वो टॉपिक जितना नया तब था उतना ही नया आज भी हो। तो एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे, एक बार रीडिंग हो जाएगी तो कंफर्टेबल हो जाएंगे। बिकॉज जब हम बहुत सारे मॉक्स दे रहे होते हैं, हो सकता है वही टॉपिक क्लाट पे आ जाए, नो डाउट, मतलब पता नहीं है, राइट। तो बेटर होगा कि वो पैसेजेस हम एक बार रीड कर लें ताकि वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए एंड एक बार रिवीजन भी हो जाए, राइट। तो सारे पैसेजेस रीड कर लो, सीएलके और स्टैटिक दोनों का अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। दिस वुड हार्डली टेक 4-5 आवर्स, मजे से हो जाएगा। सारे पैसेजेस उठाओ, एक बार में रीड कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट।